गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का बोध युक्ति क्लासेज में स्वागत है। आज 15 अक्टूबर है, तो आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को हम लोग देखेंगे। हम लोग जैसा कि लगातार प्रयास कर रहे हैं कि आपको वो न्यूज़ दिया जाए जो एग्ज़ाम ओरिएंट हो और वो तीनों स्तरों पर आपके लिए काम दे, प्रीलिम्स के स्तर पर, मेंस के स्तर पर और इंटरव्यू के स्तर पर। तो इसी सीरीज़ में हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं। ध्यान रखना, यह जो न्यूज़ आप लोगों को दिया जाता है केवल इसी उद्देश्य से दिया जाता है कि एग्ज़ाम में आप क्या कर पाए, से फिल कर पाए और बेहतर इसका जो भी कंटेंट आपको दिया जा रहा है उसका यूज़ कर पाए। तो इसी संदर्भ में हम चलिए पहला टॉपिक देखते हैं। कृषि क्षेत्र की तस्वीर बदलने वाली नई पहल है। अभी हाल ही में 2 योजनाओं को क्या किया गया, शुभारंभ किया गया कृषि के क्षेत्र में, जिस पर हम पहले भी न्यूज़ बना रखे हैं। ऐसा नहीं कि ये पहली बार है, पर यहाँ पर कुछ फैक्ट आप लोगों को आया है नया, तो उसी पर हम लोग बात कर लेंगे कि वो क्या है, किस रूप से कृषि में समस्या है। और जब हम बात करते हैं किसानों की आय को दुगनी करना, तो उससे संबंधित कुछ तथ्य हैं, तो उसको हम लोग इसमें देख लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हेलेने का क्या आया है, ओपननेस इंडेक्स आया है 2025। जिसमें भारत की स्थिति क्या है, टॉप में कौन है, और भी देशों की स्थिति क्या है, उस पर हम चर्चा करेंगे। जो पासपोर्ट इंडेक्स आता है उसी के संस्था के द्वारा इसे भी जारी किया जाता है, तो इससे संबंधित हम कुछ पिटी फैक्ट को देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है भारत और कोरिया की नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास का प्रथम संस्करण आपको आयोजित हो रहा है। तो इससे कुछ पीटी फैक्ट निकलेगा, साथ ही साथ सहाद्री गया है इसमें, इस अभ्यास में, तो उससे संबंधित कुछ फैक्ट निकाले जा सकते हैं। और कुछ 7A प्रोजेक्ट जो है लगातार चर्चा आता है, प्रोजेक्ट 7A, तो इसमें कौन कौन से सीरीज के आपको युद्ध पोत बनाए जा रहे हैं, इस पर भी हम लोग चर्चा कर लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का 32वां स्थापना दिवस अभी मनाया जा रहा है, तो इससे संबंधित कुछ पीटी फैक्ट देखेंगे। हमारे उपराष्ट्रपति, जो पूर्व राष्ट्रपति थे, वो इस जो स्थापना दिवस है उसमें मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाए गए हैं, तो उनसे संबंधित कुछ फैक्ट को देख लेंगे। यह ध्यान रखिए, इस साल का आपको इसे स्टार श्रेणी में रखना है, यहाँ से प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। कभी भी स्थापना दिवस मनाया जाता है तो उस साल उस टॉपिक से प्रश्न पूछा जाता है। और इस वर्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार के द्वारा, अच्छा, मानव के अधिकारों को लेकर बहुत से प्रश्न चिन्ह किए गए थे, प्रश्न खड़े किए गए थे, तो इसलिए चर्चा का विषय बना हुआ है। नेक्स्ट है गूगल का भारत में AI हब निवेश किया गया है 2025 अगले 5 वर्षों के टारगेट प्लान के साथ। तो यह क्या है, इससे संबंधित क्या फैक्ट है, उस पर हम लोग एक बार जरूर नज़र डालेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप जरूर हमारे विभिन्न प्लेटफॉर्म हैं वहाँ जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िएगा, वहाँ सारे PDF आप लोग को दिए जाते हैं, प्लस MCQ कराया जाता है आपको, क्यूज तो आप लगातार एक सर्टेन टाइम पर कराए जाते हैं, आप उसमें भाग लीजिए। जो भी नए अभ्यर्थी हैं, UPSC 2026 देंगे या स्टेट PCS कोई देंगे, BPSC 72वीं देंगे, तो आप जरूर उसमें MCQ में भाग लीजिए। बहुत अच्छे प्रश्न दिए जा रहे हैं। और आप यूट्यूब चैनल हमारा है तो उसे जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। टेलीग्राम चैनल है और इसी तरीके इंस्टा, फेसबुक है, तो आप जरूर हमें सपोर्ट कर सकते हैं। न्यूज़ पर आते हैं, तो सबसे पहले ध्यान रखिए ये न्यूज़ क्यों चर्चा में बना हुआ है, क्यों मैं इस पर लग रहा है, मैं इस पिछले वीक जो महीने से मैं न्यूज़ एनालिसिस कर रहा हूँ, ये दूसरा बार इस पर मैं एनालिसिस करूँगा। ये 2 टाइम है, ऐसा क्या इसमें खास छिपा हुआ है जिस पर इतनी चर्चा हो रही है। देखिए, यहाँ से प्रश्न आपको जरूर बनाए जा सकते हैं। अगर PT में प्रश्न नहीं बनता है, मेंस में नहीं बनता है, तो इंटरव्यू में जरूर बनेगा, या तीनों स्तरों पर कहीं ना कहीं जरूर बनेगा। रीज़न उसके पीछे हम जब बात करते हैं कृषिगत तस्वीर की बात करते हैं, कृषि के क्षेत्र में किस प्रकार के बदलाव की बात करते हैं, तो सरकार की नीतियों को ध्यान में रखिए। 2 पक्ष आपको ध्यान रखने हैं, 2 पक्ष। पहला, सरकार की नीतियां किस रूप से काम कर रही हैं, उसका जो परिणाम हमें किस रूप से दिख रहा है। इसी 2 संदर्भों में आपके प्रश्न बनेंगे। तो यहाँ मेंस ओरिएंट बहुत सी चीज़ होती है। यह जो टॉपिक है आपको जो दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण का एडिटोरियल है, संपादकीय, उससे लिया गया, उसके क्रक्स को निकाल के यहाँ बताया जा रहा है, ताकि आप चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ पाए। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, अभी नई योजना का शुभारंभ 2 योजना का हुआ है, प्रधानमंत्री धन कृषि योजना, और एक क्या था, दलहन आत्मनिर्भरता मिशन। इस पर मैं पहले भी चर्चा कर रखा है, तो आप पहले के वीडियो जाके देखिएगा न्यूज़पेपर एनालिसिस का, उसमें विस्तृत चर्चा है। पर आपको क्या ध्यान रखना है कि जब ये 2 योजनाएं आ रही हैं, तो सरकार की मंशा क्या है, समझने की आवश्यकता है। सरकार की मंशा क्या है, जब मंशा की बात करते हैं, क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव के रूप से काम कर रही है सरकार, क्या इस प्रकार का योजना ला रही जो
कृषकों की मांग है हमारे आय में वृद्धि करना है, बाईपास कर रही है उसके लिए। नेगेटिव सेंस कहने का मतलब वो है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अगर मंशा पॉजिटिव है तो प्रश्न आपके बनेंगे किस रूप से, पॉजिटिव वाले कॉन्सेप्ट के साथ, जिसमें आपको सरकार की विभिन्न नीतियों की चर्चा से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, या आपसे यह पूछेगा कि टारगेटेड प्लान के तहत भारत सरकार के द्वारा हालिया किए गए प्रयासों की संक्षिप्त चर्चा करते हुए विश्लेषण करें। या नेगेटिव में आलोचनात्मक परीक्षण पूछ सकता है, आलोचनात्मक परीक्षण पूछ सकता है। और दोनों का अर्थ यह समझिए कि आपके लिए प्रश्न बनेगा। इसलिए यह इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, क्योंकि सरकार बार बार यह दावा कर रही है कि हम किसानों की आय वृद्धि कर रहे हैं। तो यह ध्यान रखिएगा। अब योजना का लक्ष्य क्या है, आर्थिक स्थिति में सुधार करना बार बार। इसलिए ये दो योजनाओं को लाए गए ताकि कृषिगत क्षेत्र में जो लोग लगे हुए हैं उनका आय वृद्धि हो, आर्थिक उत्थान हो सके उनका, साथ साथ सामाजिक, जब आर्थिक उत्थान होगा तो सामाजिक उत्थान होगा, सशक्तिकरण होगा, उनके हाथों में आय आएगा, पूंजी बनेगा, तो क्या होगा, वो निवेश और भी विविध तरीके से कर सकते हैं, कृषि में निवेश कर सकते हैं या से और भी अन्य मार्ग अपना सकते हैं। इसलिए यह जरूरी है। तो ध्यान रखिए, वित्तीय आवंटन इसके लिए कितना किया गया था, 35,440 करोड़ का आवंटन किया गया। अब ध्यान रखिए, 100 पिछड़े जिलों के लिए जो कृषि धान योजना है उसके लिए 100 पिछड़े जिलों का क्या किया, चयन किया गया। इस पर बजट में भी चर्चा हो रखा है, तो ये सब चीज़ों को याद रखिएगा। अब ध्यान रखिए, कृषि उत्पादकता बढ़ाना, फसलों की विविधता, क्रॉप, जो हम विविधता की बात करें, एक ही समय में अलग अलग फसलों को रोपना, यह जो कृषि विविधता है ताकि अधिकतम लाभ लिया जा सके फसलों का, जो उसके उत्पादन की। क्योंकि होता है क्या है कि एक ही प्रकार का एक ही समय में एक ही जगह फसल रोपते हैं तो उसकी उत्पादकता क्या होता है, समाप्त। उत्पादन क्षमता क्या होता है, लगातार कम होता है। ये फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगर हम किसी खेत में एक ही प्रकार का फसल एक ही समय में और एक ही जगह लगा रहे हैं तो क्या होता है, उसकी उत्पादन क्षमता लगातार क्रमगत रूप से कम होगा। मान लीजिए इस बार हम बीघा बात कर ले, प्रति बीघा की बात कर ले, एक बीघा में मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर आपको 1 टन उत्पादन हो रहा, मान के चलिए, तो यही अगले साल उसमें कुछ कमी हो जाएगा, इसी के बाद और भी कमी होता जाएगा, तो प्रति वर्ष उत्पादन कम होता है। इसलिए क्या, इस उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, फसल की विविधीकरण की जाती है, ताकि प्रोटीन की मात्रा बनी रहे खेतों में, जिससे नाइट्रोजन का किरण स्थिरीकरण का व्यवस्था के साथ फसल का उत्पादन बढ़ता रहे। यह फसल चक्र के माध्यम से हम उसी विधि के समान तौर पर इसका उपयोग करके हम एक ही स्थान से अधिक फसल उत्पाद सकते हैं। कुछ नकदी फसल उसी में रोप देंगे, कुछ आपको खाद्य उत्पादन वाला फसल रोप देंगे। तो यह फसल विविधीकरण, और यह बहुत ज़रूरी है हमारे जैसे देश में जहाँ पर खेतों का जोत क्या होता है, छोटा होता है, या एक से अधिक हम जो खाद्य डिमांड हमारे देश में जितना है उसके गुणवत्तापूर्ण फसल खाद्य उत्पादन को बनाए रखने के लिए यह भी जरूरी है कि इस प्रकार के देशों में क्या है कि फसल का विविधता बहुत जरूरी, विविधीकरण बहुत जरूरी है। तो यह बहुत फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखें। यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न बनाए जा सकते थे। किसानों की राष्ट्रीय आय का स्रोत प्रदान करना, ताकि हम किसानों को बेहतर और भी समृद्ध बना सके, जो दुगना करने का लक्ष्य है उसको हम और भी बेहतर कर पाए, सुदृढ़ कर पाए। अब ध्यान रखिएगा, दलहन आत्मनिर्भरता मिशन जो 2030-31 का कॉन्सेप्ट जो है, तो वर्तमान में दलहन कितना हो रहा है, 252 लाख टन हो रहा है, जिसे बढ़ाकर 350 लाख टन करने का लक्ष्य रखा गया। इसके अतिरिक्त ध्यान रखिएगा 35 लाख हेक्टेयर वृद्धि की भी बात की जा रही है, अतिरिक्त भूमि का हम उपयोग करेंगे। अब इस मिशन दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता की दिशा में, क्योंकि देखिए कुछ वर्ष पहले क्या हुआ था कि कुछ लोगों के द्वारा सुझाव दिया गया था। क्या सुझाव दिया गया था, जो पिछली सरकारें हुआ करती थी उसमें कुछ लोग ऐसे थे, और देखिए सुझाव देना बहुत अच्छी बात है, वो हमारे देश के लिए इम्पोर्टेंट है, देश की क्षमता के लिए इम्पोर्टेंट है। क्षमता जो हमारी प्रकृति है उसके लिए इम्पोर्टेंट रूप से उपयोगी है, यह समझने की जरूरत है। तो ऐसा बोला गया था कि भारत में गुणवत्तापूर्ण जो दाल उत्पादन का क्षेत्र है ना, वो कम है, ठीक है ना। तो जहाँ पर हम विविध देशों में क्या कर, जैसे अफ्रीकी देशों में कुछ देशों जहाँ पर दाल उत्पादन बहुत अच्छे तरीके से होता है, वहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे प्राइवेट कंपनियाँ क्या करती है, जमीन अलॉट करती है कुछ वर्षों के लिए आपको MOU के तहत, और उस पर फसल उत्पादन करती है। तो भारत सरकार को भी ऐसा करना चाहिए उस देशों में, जैसे
नामीबिया की बात आई थी, कैमरून की बात आई थी, इस प्रकार के देशों में ये सब चीज़ें याद रखिए। इसी तरीके से अफ्रीकी में, दक्षिण अफ्रीका में बात आया था, कुछ देशों का नाम जिसमें यहाँ पर हम फसल उत्पादन कर सकते हैं। पर क्या यह हमारे आत्मनिर्भर प्रोग्राम के लिए इम्पोर्टेंट था? वो आत्मनिर्भर जो हमारा कॉन्सेप्ट लेकर चलना है, तो क्या उसके लिए यह सही था? बिल्कुल सही नहीं था, क्योंकि हम दूसरे देश पर निर्भर हो जाते, उसके कंडीशन के आधार पर हम खेती करते, तो यह कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं कम हो गया। पर यह भारत में लागू हो सकता है, यही कॉन्सेप्ट हम भारत में लागू कर सकते हैं कि हम फसल विविधता, नए तकनीक का प्रयोग कर कर हम क्या करेंगे, कृषि, जैसे कृषि बिल आया था उसमें यह बात की गई थी कि फार्मिंग कॉन्सेप्ट को डेवलप करना है। तो यह पायलट प्रोजेक्ट के माध्यम से, पायलट प्रोजेक्ट जो है पीपी, पायलट जो प्रोजेक्ट के माध्यम से हम इसे कर सकते हैं। एक बार हम किसी राज्य में, किसी क्षेत्र में इस प्रकार के सरकार पायलट प्रोजेक्ट का योजना के तहत उस क्षेत्र का चयन करें, वहाँ दाल उत्पादन की वृद्धि के लिए आपको विभिन्न योजनाओं को लागू कर सकते हैं। दूसरे देश के केस स्टडी से आपको किसीगत जो तकनीक होगा उसका प्रयोग करके इस तरीके का हम आउटपुट ले सकते। अगर ये सफल हो जाता है तो हम देश के अन्य क्षेत्रों पर लागू करेंगे, और अधिक सफल होता है तो हम पूरे देश में इसको लागू कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, यह बहुत जरूरी है। कॉन्सेप्ट आया तो दूसरे देश में ना करके हम अपने देश में कर सकते हैं, क्योंकि यह बहुत ही जरूरी है, पक्ष माना जाता है। अब ध्यान रखिएगा, वर्तमान स्थिति की बात करें तो दलहन उत्पादन में, उपभोक्ता दोनों में भारत सबसे बड़ा है। उत्पादन भी मात्रा में ज़्यादा, क्योंकि भूमि है, पर गुणवत्ता, और ध्यान रखिएगा गुणवत्तापूर्ण उत्पादन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आप सुनते होंगे ना, खाद्य आत्मनिर्भरता और प्रोटीन युक्त खाद्य आपूर्ति श्रृंखला, दोनों अलग अलग चीज़ है, क्योंकि गुणवत्ता की बात आ जाए, बेस्ट क्वालिटी की बात आ जाती है। इसलिए ध्यान रखिए, दलहन के उत्पादन में, कुल जो दलहन होता है उसके उत्पादन में सर्वाधिक देशों की श्रेणी में आते हैं, और उपभोक्ता में भी। तो ध्यान रखिए, इसलिए हमको गुणवत्तापूर्ण, क्योंकि कम लोगों को ना कम अनाज दे के, कम दाल दे के हम उसको प्रोटीन पहुंचा सके। अब मान लीजिए हम ऐसा दाल, मान लीजिए प्रत्येक व्यक्ति 100 ग्राम दाल खा रहा है, 100 ग्राम, तो उसमें मान लीजिए हमको कैलोरी मिल रही है, 100 किलो कैलोरी मिल रही है। हम ऐसा दाल क्यों नहीं बनवा दे कि 50 ग्राम खाए और यहाँ पर 200 कैलोरी उसको मिले? तो इसके लिए हम तकनीकी डेवलप कर सकते हैं, प्रायोगिक प्रयोग कर सकते हैं, जिसके माध्यम से संकर दालों का उत्पादन कर सकते हैं। तो यह तकनीक हम कभी सीख पाएंगे जब केस स्टडी अपने देश में, ऐसा नहीं कि अभी तक सरकार नहीं कर रही है, हमारे संस्था संबद्ध संस्थाएं नहीं कर रही है, फिर भी हमें इस क्षेत्र में और भी काम करने की आवश्यकता है। अब ध्यान रखिएगा, अपनी मांग को पूरी करने हेतु दालों को आयात करना पड़ता है, क्योंकि मांग ही सबसे ज़्यादा है। तो यह भी एक फैक्टर है जिस पर आपको काम करने की जरूरत है, जहां पर हम कैसे इस मांग को पूर्ति करें। दूसरा, गुणवत्तापूर्ण दाल की या और उपभोक्ता जो देश का डिमांड कर रहा है दालों की, उसकी पूर्ति करने के लिए, और हमको क्या कर रिजर्व भी बनाए रखना है, क्योंकि इस प्रकार की आपात स्थिति में मान लीजिए दाल उत्पादन हुआ ही नहीं किसी कारण, प्राकृतिक आपदा के कारण, तो हम उसके लिए रिजर्व का भी क्या करें, भंडारण करेंगे, तभी तो हम पूर्ति कर पाएंगे। तो खाद्य मुद्रास्फीति बढ़ जाएगा, अधिक पे करना पड़ेगा दालों के लिए पैसा लोगों को। तो ध्यान रखिए, वार्षिक खपत हमारा कितना है, 220 से लेकर 230 लाख टन है। तो यह ध्यान रखिएगा, इतना है, फिर भी हमको और क्या चाहिए, और भी उत्पादन, क्योंकि मांग ही ज़्यादा है। अब उत्पादन और मांग के बीच अंतर के कारण अक्सर जमाखोरी, सट्टेबाजी, मूल्य वृद्धि जैसी समस्या लगातार देखने को मिलती है। और इसका सीधा हानि किसको मिलता है? दो ही लोगों को मिलता है। एक कृषक को मिलता है, क्योंकि उसको उचित मूल्य भी नहीं मिल पा रहा है। दूसरा, उपभोक्ता सबसे बड़ा इसमें क्या मार झेलता है। अगर कुछ भी होगा इन तीनों में, जमाखोरी होगा, सट्टेबाजी होगी, जो दाल अभी 80 रुपये मिलेगा मान लीजिए, वो सीधा आपको 120 रुपया हो जाएगा। जैसे भी दाल 110, 120, 100, 150 रेट का भी है। अच्छा क्वालिटी का दाल लीजिएगा तो 180 का भी चल रहा है, अपने अपने क्वालिटी के आधार पर। तो सीधा मार आपको 20 से 40 रुपया का मार आपको झेलना पड़ता है उपभोक्ता को पर केजी के हिसाब से। तो जेब से पैसे अतिरिक्त निकल जाते हैं, और जमाखोरियों के पास क्या होता है, पैसा आपको पहुंच जाता है, जिसका हम यूज़ बेहतर तरीके से नहीं कर पाते। अब ध्यान रखिएगा, अब कृषि क्षेत्र में चुनौतियां क्या है? तो सबसे पहले मौसम अनिश्चितता है। हम अभी बार बार बोल रहे हैं कि प्राकृतिक आपदा के कारण ऐसी स्थिति हो जाए तो हमारे पास रिजर्व होना चाहिए। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। कभी अधिक बारिश हो जाए तो कभी सूखा पड़ जाएगा, जिसके कारण फसल की जो उत्पादन क्षमता वो कम हो जाती है। इसके अतिरिक्त नकदी फसलों की ओर झुकाव, लगातार किसान क्या कर रहे, दलहन से हटकर लाभकारी फसलों की ओर जा रहे हैं। रीजन उसके पीछे मूल्य अधिक मिल रहा है, जिसके कारण यह ऐसी स्थिति हो रही है। अगर दलहन क्षेत्र में हम बेहतर
विकल्प चाहते हैं, आत्मनिर्भरता चाहते हैं, तो जो एमएसपी दे रहे हैं दालों के लिए उसमें वृद्धि करनी होगी। पर सरकार की भी अपनी क्षमता है, मैंने बताया था पिछली क्लासेज में आप लोगों को कि सरकार की भी अपनी क्षमता है, वित्तीय क्षमता, और एक डब्ल्यूटीओ का, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की क्या है, नियामकीय क्या है, प्रावधान है, जिसमें वो चाह कर भी नहीं कर सकता है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, बैकबोन के माध्यम से कृषि के जो फसल विविधता को बढ़ा सकते हैं, ताकि चेक एंड बैलेंस का कॉन्सेप्ट बना रहे। वहीं कम कम जो समर्थन मूल्य, अभी भी एमएसपी की बात करें, अभी भी लग रहा होगा कि किसान आय क्या करे 1.5 गुना वृद्धि कर रही है सरकार। पर जो वर्तमान जो मैंने बात किया था, याद कीजिए, मैंने बोला था प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत प्रत्येक किसान को मात्र 16 रुपया पर डे के हिसाब से मिल रहा है। ऐसे ही एमएसपी की बात है, तो ध्यान रखिएगा, ये 16 रुपया पर डे के हिसाब से किसी किसान को सम्मान निधि के माध्यम से मिल रहा है, तो उसकी उच्च गुणवत्तापूर्ण जीवन के लिए उपयोगी नहीं है। किसी भी आज के इस बदलते दौर में या इस महंगाई के दौर में 16 रुपया में जीवन यापन करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो ध्यान रखिएगा, अगर हम इसमें वृद्धि करेंगे, किसानों को और भी हम मजबूत करेंगे, तो सीधा सा है उसके जेब में पैसा जाएगा। जेब में पैसा जाने का अर्थ है वो अपने या तो फसल उत्पादन में लगाएगा या अपने उच्च गुणवत्तापूर्ण जीवन को जीने के लिए अपने एसेट में निर्माण करेगा। तो यह भी इंपॉर्टेंट है, तो कम समर्थन मूल्य को वृद्धि कीजिए, या इस प्रकार के बाईपास कुछ आपको एड ऑन करने होंगे, नहीं तो समस्या वैसी की वैसी रहेगी। भंडारण और विपणन की एक समस्या है, कमी। याद होगा मैं बीपीएससी का जब PYQ मेंस एनालिसिस करवा रहा था, उसमें विपणन के लिए विभिन्न चीज़ों को बताया था। तो याद कीजिए, उस टॉपिक पे मैंने एक बात बोला था कि भंडारण और विपणन केवल इसलिए नहीं होना चाहिए कि हम इस क्षेत्र का विकास करना चाहते। तुलनात्मक अध्ययन करिए, किस राज्य में बेहतर आउटपुट आया है उसका केस स्टडी पिछड़े हुए राज्यों में लगाइए, किस विपणन संस्थाओं में, विश्व के किस देश में बेहतर विपणन व्यवस्था है उसके केस स्टडी को क्या कीजिए, अपने देश में लागू कीजिए और उसके आउटपुट रिजल्ट पर काम कीजिए। जितनी हमारे पास संसाधन है उसी में सारी चीज़ें मैनेज हो जाएगी। पर हमारे यहाँ क्या है, प्रशासनिक अर्धदुष्टता का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। प्रशासन के लोग क्या रहेंगे, इस क्षेत्र के दम बैठे रहेंगे कुर्सी पर जमा के। अब धान क्या हो रहा है, सड़ रहा है, गेहूं सड़ रहा है, उससे कोई लेना देना है। कुछ तो CAG के रिपोर्ट में आ रखा है, क्या बोल रखा है कि 100 टन 200 टन क्या चूहा खा गया। अरे चूहा आदमी से भी ज़्यादा उसका पेट हो गया है। इसका मतलब है कि आप प्रबंधन बेहतर नहीं कर रहे, या तो काला बाजारी चल रहा है या घुसखोरी का कॉन्सेप्ट चल रहा होगा, आप ही ब्लैकमेल करते होंगे, ब्लैकिंग कहते हैं, ब्लैक मार्केट में बेचते होंगे। तो ये भी चीज़ें ध्यान रखिएगा, ये सब चीज़ें आपको सुधारनी होगी, उसके लिए बेस्ट प्रबंधन तकनीक लाना होगा। अब इसके अतिरिक्त ध्यान रखिएगा, जब हम बात करते हैं आयात निर्भरता और मूल्य स्थिरता का, तो अभी 85 रुपये से लगभग 112 रुपये प्रति किलो तक दालें खुदरा मूल्य में वर्तमान में मिल रही है। रेट समय बाजार के अनुरूप बदलता रहता है। फिर भी ध्यान रखिएगा, यह बहुत ही महंगा है आम लोगों के लिए बहुत ही महंगा है। क्यों महंगा है कि अभी भी लोगों की आय जो वृद्धि है 32 रुपया आकलन हम लोग करते हैं ना, प्रतिदिन खर्च कर रहा है 32 रुपया। तो यह भी ध्यान रखना, उसके 100 ग्राम दाल को लाने में उसको कितना पड़ेगा, आपको कम से कम 12 रुपया पड़ेगा। तो 35 रुपया हम रखे हुए हैं उसका दैनिक खर्च, तो 12 रुपये उसका तो दाली में खर्च हो जाएगा। तो ये भी आपको फैक्ट जाना होगा कि हमको किस रूप से प्रबंधन करना है। जमाखोरी आयात कुचक्र का मूल्य वृद्धि जो करने का जो टेक्निक है उसको कम करने, सरकार को नियामकीय संस्था को मजबूत करना, उनको शक्ति देना होगा। इस पर कड़े कठोर नियम कानून लाने होंगे, तभी हम क्या कर पाएंगे, इसमें मूल्य की स्थिति, मूल्य में जो वृद्धि और उसकी स्थिरता को लेकर आ पाएंगे। वहीं अगर बात करें विभिन्न देशों से हम आयात करते, जैसे कनाडा से मसूर दाल करते हैं, म्यांमार से उड़द और अरहर का दाल क्या कहते हैं आयात करते हैं, चीन से राजमा, ऑस्ट्रेलिया से काबुली चना, अमेरिका, रूस, केनिया, तंजानिया, मोजाम्बिक, मालवी, तुर्की से हम अन्य दालों के विविध प्रकार को मंगाते हैं, हम अपने जो उपभोक्ता हमारे देश के हैं उसकी पूर्ति के लिए। तो इन देशों में निर्भरता भी बढ़ रही है। तो निर्भरता जब बढ़ेगी तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है क्या देना होगा। अगर हम दूसरे देश से लाएंगे तो डॉलर देना होगा। तो हमारा जो सरकारी खजाना है वो भी क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है, क्योंकि जब तक पैसे को डॉलर में नहीं बदलेंगे तो ये सब देश डॉलर में ही व्यापार करेंगे, क्योंकि यह
डॉलर के माध्यम से सारे व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वर्तमान में अधिक उपयोगी माने जाते हैं। तो यह भी फैक्ट आपको याद रखना। कनाडा हाल में मसूर दाल के दाम दुगने कर दिए, जिससे भारत में कीमतों में दबाव बढ़ गया, क्योंकि दाल हम लोग वहाँ से कौन सा दाल मंगाते हैं, मसूर दाल मंगाते हैं। तो मसूर का दाल में हाल में कीमत में वृद्धि हुआ था, जिसका कारण यही था कि उसने कनाडा में अभी राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता चला था भारत के साथ, तो क्या क्या दाल का वृद्धि कर दिया, भाई आयात शुल्क हम तुमसे ज़्यादा लेंगे। तो जब ज़्यादा मूल्य पर हमारे देश में दाल ही आ रहा है, तो हमारे उपभोक्ता को उससे भी ज़्यादा दाम पर मिलेगा ना। इसलिए ये सब बाय प्रोडक्ट के तौर पर हमें लॉस कराता है। तो इसलिए आपको यह ध्यान रखना होगा कि सरकार को इस दिशा में काम करने की आवश्यकता होगी। अगर हम बात करें, पूर्ववर्ती सरकारों के द्वारा विदेशी भूमि पर दाल उत्पादन प्रोत्साहन देने की नीति अपनाई गई। या देखिए, हम केस स्टडी के तौर पर एक सीमित क्षेत्र में करें तो बहुत अच्छा है, पर सीमित क्षेत्र में पर इसी को एक आधार मान के करें तो हमारे देश की दो चीज़ों पर प्रभाव पड़ेगा। एक, आत्मनिर्भर निर्भर भारत का जो संकल्प है उस पर दबाव पड़ेगा। दूसरा, दूसरे देशों के नीतियों के अनुसार हम अपने खाद्य जो उपभोक्ता है उसकी ज़रूरतों को पूरा करना पड़ेगा। यह दोनों ही कंडीशन में हमारी जो नीति है वो प्रभावित होगी। सीधा सा मूल्य में वृद्धि होगा। जैसे कनाडा भी दाल का दाम दुगना कर दिया, आयात शुल्क बोलेंगे हम दुगना लेंगे, तो सीधा जो दाल माली मसूर का दाल 80 रुपया मिल रहा होगा, सीधा 120 रुपया मिलना शुरू हो गया। तो 40 रुपया कौन पे कर रहा है? सरकार तो पे नहीं करे, हम और आप जैसे लोग इसको पे कर रहे हैं। तो सीधा सा यही होता है। हाँ, आप इस देश से केस स्टडी लेकर आइए, अपने देश में इसको उत्पादन की टेक्निक को बढ़ाइए, पर अपने देश में क्या करिएगा, प्रोटेस्ट कीजिएगा। पर दूसरे देश में आप ये नीति अपनाने को तैयार है, क्योंकि आप वहाँ पर नए नए कॉन्सेप्ट डेवलप, अपने पूंजीवादी कॉन्सेप्ट को डेवलप करना चाहते हैं। पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जब हम बात करते हैं, यहाँ पर किसानों को ही मालिक बनाने की आवश्यकता होगी। यह भी अगर चीज़ें हैं कि हाँ, कि बड़ी बड़ी कंपनियां, फर्म कंपनियां आपको 200 बीघा 300 बीघा का प्लॉट ले ले, एमओयू साइन कर ले, और यहाँ पर पीपी मोड के माध्यम से किस उत्पादन करे, जिसका मालिक किसान ही हो। उस खेत में जो होगा, खेत में जो उत्पादन होगा उसका मालिक वही हो। उसका प्रॉफिट जो बिकेगा, मान लीजिए अभी इसको 100 केजी अनाज बन रहा है, 100 केजी इसको अनाज हो रहा है अपने प्लॉट से, और पीपी मोड के माध्यम से अगर ये उत्पादन, क्योंकि जो भी सार्वजनिक जो भी संस्थाएं होंगी इन्वेस्ट करेंगी तो अपना प्रॉफिट तो लेना चाहेगी ना। अब ये उत्पादन मान लीजिए 200 केजी हो गया, 200 केजी हो गया, तो जो अतिरिक्त मूल्य मिला उसके लिए क्या करना है, अतिरिक्त मूल्य तो उस बंटवारे का कॉन्सेप्ट लाना है। बंटवारे का कॉन्सेप्ट लाइए, जिसके माध्यम से किसान को भी लाभ हो जाए और उस कंपनी, फर्म कंपनी को भी लाभ हो। तो यहाँ पर हम इस प्रकार के केस मॉडल को ले सकते हैं। क्लियर है? अब ध्यान रखिएगा, जिसमें बलराम जाखड़ जी ने बोला कि अफ्रीका में दाल उत्पादन का सुझाव दिया था, शरद पवार ने म्यांमार और उरुग्वे में दाल उत्पादन की दिशा में बोला था कि इस प्रकार का हम कॉन्सेप्ट अपना सकते हैं, जहां विदेशी भूमि पर दाल का उत्पादन करके हम अपने देश की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। अब यह दृष्टिकोण देश के किसानों को उचित समर्थन मूल्य देने के बजाय विदेशी उत्पादन पर निर्भरता को बढ़ाता था। यह भी एक गलत धारणा बनता, हमारे किसानों में विश्वास की कमी हो जाती, फिर प्रशासन नियामकीय संस्था बेहतर काम नहीं कर पाती। यह भी आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरीके के नए नए फर्म आपको नई औपनिवेशिक नीतियों के कारण नई नई जो फर्म है उस शोषण की प्रवृत्तियां बढ़ा देता है। इसलिए ये सब थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्या सरकार कर रही, हमें क्या करना वर्तमान में, इस चीज़ को, फैक्ट को समझना। क्लियर है? तो चलिए, इससे संबंधित एक मेंस का प्रश्न लीजिए, आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में दाल उत्पादकता को बढ़ाने के लिए सरकार की नीतिगत फैसलों, जो यहाँ फसल लिखा गया, फैसलों की समीक्षा करते हुए यह बताए कि और ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जिसे लागू किया जाना अनिवार्य प्रतीत होता है। अर्थात ध्यान रखिएगा, यहाँ दो प्रकार के प्रश्न है। पहले तो नीतिगत फैसले जो है, बहुत से फैसले लिए गए, प्रधानमंत्री योजनाएं चलाई जा रही है जिसमें फसल उत्पादक को बढ़ाने के लिए सरकार काम करे, उसका लिस्ट बता देना, उससे संबंधित कुछ समीक्षा कर देना पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट के साथ। और अनिवार्य, आपको ऐसा क्या लगता है कि अभी भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर सरकार काम कर सकती है, आपको सुझाव देना। यहाँ इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर लिखिएगा और पेड ग्रुप में आप भेज सकते हैं इसके उत्तर को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, टॉपिक पर।
टॉपिक में है कि हेलन का जो ओपननेस इंडेक्स है वो जारी किया गया, और ये जारी किया गया जिसमें बातें बताई गई, हेलन एंड पार्टनर्स के द्वारा जारी किया गया। डेटा स्रोत इसका किससे होता है? IATA से होता है, जो अंतर्राष्ट्रीय जो वायु परिवहन संघ है उससे डेटा लेकर बनाया जाता है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर बात है ना कि ओपननेस इंडेक्स के बारे में, एक पासपोर्ट एक देश का, मान लीजिए देश ए है, दूसरे देश का पासपोर्ट देश बी, कितने देशों में अनुपातिक रूप से है ना मान्य है, यही यह आप लोगों को बताता है कि कितना वीजा फ्री देश आपको यह ट्रेवल करने का अधिकार देता है। तो सबसे ज़्यादा उसमें सिंगापुर का आता है, उसके बाद आपको दक्षिण कोरिया का आता है, जापान का, इस तरीके के देश का नाम, या चौथा में जर्मनी, इटली, स्पेन और स्विट्जरलैंड देश आते हैं। एक सूची याद कर लेना, जिसमें अगर भारत के संदर्भ में बात करें, भारत उसके आसपास पड़ोसी देश, तो ध्यान रखिए चीन 64 है, भारत 85वां रैंक लाता है, जिसमें उसके देश के वीजा फ्री देशों की सूची में आता है। भूटान 92 है, म्यांमार 96, बांग्लादेश 100, नेपाल 101, पाकिस्तान भी 101 है और अफगानिस्तान 106 है रैंक में। अब ध्यान रखिए इसके अतिरिक्त कि मुक्त जो यात्रा, फ्री यात्रा है, जिसमें सबसे पहले स्थान आता है किसका? सिंगापुर का, जिसमें 193 देशों में वीजा फ्री आपको क्या दिया जाता है? उसके पासपोर्ट को वैलिड किया जाता है। जो विश्व के 193 देशों में इसके जो पासपोर्ट है फ्री है, तो यह भी ध्यान रखिए, उनके लिए वीजा की आवश्यकता नहीं होता। उसके बाद दक्षिण कोरिया है, यह भी नाम याद रखना। भारत 50वें स्थान में, जिसकी नारी 57 देशों में वीजा फ्री यात्रा कर सकते हैं, यह भी याद रखें 57। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका 180 देशों में वीजा फ्री देता है, पर वो अपने देश में कितना देता है? 43 देशों को वीजा फ्री देता है, यह भी याद रखना है। इस तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते, बनाए जा सकते। क्लियर है? अब यहाँ पर बात आपको पूछेगा कि जब कार्य प्रणाली इसको कैसे आकलन करता है, इसका काम क्या है, तो सीमाओं के खुलापन और वीजा के संदर्भ में बातें करता है कि मुक्त जो यात्रा, वीजा मुक्त यात्रा है की तुलना करता है। जैसे कि दुनिया के 199 देशों के साथ इसका स्थिति कैसा है बताता है, तुलना करता है कि ए देश बी देश में, बी देश सी देश डी देश, ऐसे देश हैं, उसमें कितने देशों के साथ उसका पासपोर्ट वीजा फ्री, अर्थात उस देश में प्रवेश करने के लिए वीजा की आवश्यकता नहीं है। तो यह ध्यान रखना। आप ध्यान रखिएगा, बिना पूर्व वीजा का प्रवेश की देती है, किसी भी देश की विदेशियों के प्रति खुलेपन की बात करता है, विश्वास की बात करता है। रीजन इसके पीछे है कि अगर वीजा फ्री अधिक देशों में है, इसका मतलब उसका नीति बहुत अच्छा होगा, उसका जो कल्चर होगा वो बेहतर होगा। किस रूप से? विदेशी यात्रा करने के लिए। ऐसा नहीं कि फिर ये डी देश का कोई व्यक्ति ए देश में आए, उसको वीजा फ्री कर दिया जाए, उस देश में जाके उसके नियम कानून को तोड़ना शुरू कर दे, उसके जो आंतरिक कानून उसका उल्लंघन करना शुरू कर दे, या इस प्रकार का क्रिमिनल एक्टिविटी करना शुरू कर दे, तो क्या होता है, जो एक कटसी होता है वो प्रभावित होता है, तो जिसके कारण वो वीजा फ्री नहीं करता है। सिंगापुर कहने का मतलब उसके जो नागरिक जाते होंगे किसी देश में, तो इसका मतलब इस प्रकार के जो ट्रेवलिंग कटसी उसको मेंटेन करते हैं, जो कोई भी देश वो अपने देश में बना कर रखता है कि कोई भी अगर विदेशी आएगा हमारे देश में तो उसको किन किन शर्तों पर देश में घूमना है, किस प्रकार का व्यवहार करना है, यहाँ के लोगों के साथ कैसे रिएक्ट करना है। तो यह जो पॉलिसी अगर करता है तो उसको वीजा फ्री देता है, ध्यान रखिएगा। और दूसरा स्थिति यह भी होता है कि आर्थिक स्थिति के आधार पर भी आकलन किया जाता है, क्योंकि सिंगापुर सबसे निवेशकर्ता देशों में सूची में शामिल होता है। तो ध्यान रखिएगा, यह क्या होता है कि सभी देश इसका लाभ लेना चाहते हैं। जितना आप किसी को प्रिविलेज देंगे तो ही जो आपके यहाँ वो चीज़ें इन्वेस्ट करने के लिए मौका देगा। इस प्रकार का कॉन्सेप्ट आता है, जिसमें यात्रा की स्वतंत्रता आकलन हेलन पासपोर्ट जो इंडेक्स आता है HPI, उसके आधार पर किया जाता है, क्योंकि आंकड़े जो HPI है वो भी आपको अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन जो प्रमाणन है उसके माध्यम से आंकड़े इकट्ठा करता है। तो यह दो चीज़ें याद रखें, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और दोनों एक ही संस्था के द्वारा जारी किया जाता है। इसके अतिरिक्त क्या याद रखिएगा, हेलन जो ओपननेस इंडेक्स है दुनिया के सभी 199 देशों या क्षेत्रों के आकलन आधिकारिक रैंकिंग जारी करता है, और HOI हेलन पासपोर्ट इंडेक्स का एक विपरीत गणना है जो यही बताता है कि वीजा फ्री देशों की सूची कितनी है। अब ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, यह क्या करता है, ये दोनों HPI और जो अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ के डाटा को क्या करता है, उसके डाटा के आधार पर कितना परिवहन हो रहा है, आंकड़े कितने जा रहे हैं, अर्थात यात्री एक देश से दूसरे देश कितने जा रहे हैं, किस देश के यात्री सबसे ज़्यादा किस देश में गए हैं, इसका आंकड़ा किसके पास होता है, अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ के पास, IATA का। तो आपको IATA के बारे में जानकारी होनी चाहिए, यहाँ से प्रश्न बार बार पूछेंगे। अगर इंडेक्स से नहीं पूछ रहा है तो उसके स्टैटिक्स पार्ट से प्रश्न पूछेगा, तो यहाँ पर ध्यान रखना स्टैटिक्स पार्ट का क्या है। तो इसकी स्थापना कब हुआ था, तो 1995 में हवाना क्यूबा में। अब ध्यान रखिएगा
इसकी पूर्ववर्ती संस्था कौन थी? तो पूर्ववर्ती संस्था वायु गुणवत्ता यातायात एसोसिएशन था, जो 1919 में नीदरलैंड के हेग में स्थापित किया गया था। उसी को अपग्रेड करके वायु जो अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन आपको क्या बनाया गया? संघ बनाया गया, IATA। अब ध्यान रखिएगा, यह उसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल में है, कनाडा में। अब इसका उद्देश्य क्या है? जो भी वाणिज्यिक वायु परिवहन हो रहा उसके नियंत्रण के लिए उसको सुरक्षित करना, नियमित करना, कुशल करना और किफ़ायती बनाना है, ताकि आवागमन को आसान बनाया कस्टमर ओरिएंट बनाया जा सके। अब ध्यान रखिए, क्षेत्रीय कार्यालय इसका एक और है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। तो दो याद रखिएगा, मुख्यालय कहाँ है? मॉन्ट्रियल कनाडा में, और एक क्षेत्रीय कार्यालय भी बनाया रखा हुआ है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। अब यह ध्यान यह रखना है, यह 120 देशों का लगभग 396 से अधिक एयरलाइंस, इस जो एयरलाइंस कंपनियां हैं इससे रजिस्टर्ड है अभी वर्तमान में, ये भी फैक्ट याद रखना है। अब जो कुल 83 एयरलाइंस का प्रतिनिधित्व करता है, जो वैश्विक रूप से जो 83% जो एयरलाइंस उड़ रहे हैं हवा में, उसका नियंत्रण, इसका जो भी नियंत्रण है उसके लिए काम करना है, किसी प्रकार नियम कानून बनाता है, कैसे वो अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करेगा, ये सब यही करता है। क्लियर है? ये सब फैक्ट याद करें। चलिए प्रश्न पर आते हैं। प्रीलिम्स का प्रश्न है, तो क्या है? हेलेन ओपननेस इंडेक्स 25 प्रथम स्थान किस देश को मिला है? और इस प्रकार के प्रश्न आपको एग्जाम में छपे मिलेंगे। इसी प्रकार के कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, आपको इस प्रकार के प्रश्न, और आपको जो हेलेन का पासपोर्ट का इंडेक्स है वो हमेशा पूछता है, तो आपको याद करके जाना है। क्लियर है? अब इसके अतिरिक्त चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत हेलेन ओपन इंडेक्स में क्या है, कितना रैंक लाता, कितना स्थान, ये पूछा है। तो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन को देखकर उत्तर दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और इस प्रकार का प्रयास आप लोगों को करना चाहिए। क्लियर है? अब नेक्स्ट इसके अतिरिक्त देखिए, ये टॉपिक को अच्छे से करके जाइएगा। यहाँ से प्रश्न आपको बनाए जा सकते हैं। क्यों बनाए जा सकते हैं? यहाँ पर 2-3 चीज़ कॉन्सेप्ट लेकर आ रहा है कि जो भारत और जो कोरिया में जो आपको क्या होगा कि पहली समुद्री जो क्या है आपको अभ्यास किया जा रहा है, द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास, प्रथम संस्करण होगा। यह इसलिए भी चर्चा की प्रथम हो रहा है। दूसरा कि यह कहाँ हो रहा है, यह भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहाँ, कैसे? कि दक्षिणी चीन सागर के पास क्या होगा, इसको क्या किया जाएगा, इसका अभ्यास किया जाएगा। और दक्षिणी चीन सागर का मतलब है चीन की संप्रभुता, जो वो बोलता है कि यह क्षेत्र मेरा है, यहाँ पर किसी प्रकार की एक्टिविटी नहीं होने देंगे। 9 डैश लाइन कॉन्सेप्ट ये बताता है, जिसकी संप्रभुता के लिए वो कार्य करता है। तो यहाँ पर भारत का यहाँ पहुँचना, इसका अर्थ है भारत और चीन के बीच के रिश्तों में कुछ बातें उभर कर सामने आएगी, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा कि इंडो पैसिफिक रीजन में इसकी संकल्पना की बात की जा रही थी। इंडो पैसिफिक की कहने का मतलब सीधा सा है कि अफ्रीका से लेकर ऑस्ट्रेलिया से लेकर चीन तक के जो क्षेत्र है, जहाँ पर भारतीय हिंद महासागर और प्रशांत महासागर से सटे हुए देशों के संबंध में भू राजनीति को तय कर सकता है। भू राजनीति को अब यह कैसे तय होगा, यह भी समझिएगा, क्योंकि यहाँ बातें ऐसी की गई है जिसके माध्यम से यह बताएगा कि भू राजनीति समुद्री प्रदेश पर आधारित यह होगा, जिसको क्या करना, दक्षिण कोरिया आपसी हितों के साथ दोनों देश क्या कर रहे हैं, इस महत्ता को मजबूत कर रहे हैं कि आने वाले समय में इस क्षेत्र में जो देश होंगे उनके साथ भी हम इस प्रकार के अभ्यास करेंगे, ताकि ऐसी स्थिति कभी उपज जाए जहाँ पर हस्तांतरण करना हो, इस प्रकार के कुछ एक्टिविटी करनी हो जहाँ पर साझा कॉन्सेप्ट लेकर चलना, तो हम उसके लिए अभी से तैयार हों। तो इंडो पैसिफिक रीजन का मतलब सीधा सा चीन इस पर दबाव लाएगा, क्योंकि चीन कहने का मतलब है कि चीन बोलेगा कि देखो तुम इस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानून के साथ काम करो, जबकि भारत ऐसे मुद्दों पे यही बोलता है कि यूएन का जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है उस पर भी काम होना चाहिए। पर चीन के मामले में क्या बोलता है, दक्षिण चीन सागर के मामले में चीन क्या बोलता है, यह हमारी संप्रभुता किसी भी अंतर्राष्ट्रीय कानून को नहीं मानता है। इसलिए दोनों स्थान पर हिंद प्रशांत महासागर में और दक्षिणी चीन सागर के मामले में यह चर्चा का विषय बन जाएगा कि भारत के साथ चीन के रिश्ते कैसे प्रभावित होंगे। तो यह पहला आयोजन है, इसके आउटपुट आपको 1-2 साल के बाद दिखने शुरू हो जाएंगे, किस प्रकार के देश, कौन कौन से देश इसमें शामिल होते हैं, उसकी भू राजनीति कैसे प्रभावित होती इस संस्करण से। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। अमेरिका की नीति इस पर क्या हो, क्योंकि इंडो पैसिफिक में अमेरिका के हित हैं। क्लियर है? तो इस तरीके से याद रखना। अब ध्यान रखिए सम्मेलन कब होगा, तो यह जो आयोजन होगा 13 अक्टूबर
को जो दक्षिण अफ्रीका कोरिया बुसान नौसैनिक अड्डा पर पहुंचा कौन? आपको हमारा जो युद्ध पोत है सहाद्री। अब ध्यान रखिएगा ये आपको इसका आयोजन कराया जा रहा है जिसमें सहाद्री ने अपनी भूमिका निभा रही है। ध्यान रखिएगा भारत और कोरिया सरकारों के बीच नौसेना से नौसेना संपर्क की रणनीतिक साझेदारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को रेखांकित किया। तो आपसे यह प्रश्न पूछ सकता है कि हाल ही में भारत नौसेना ने किस देश के नौसेना के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को चिन्हित किया है। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से आपको याद करना। अब इसके अतिरिक्त क्या याद करना है? इसके अतिरिक्त आपको यह याद करना है कि आईएनएस जो सह्याद्री है स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित आपको युद्ध पोत है जो 2012 में भारतीय नौसेना में शामिल किया और यह शिवालिक श्रेणी के गाइडेड मिसाइल स्टील फ्रिगेट है। स्टील फ्रिगेट का मतलब सीधा सा अर्थ समझिएगा, ऐसा डिजाइन किया गया जो रडार और इंफ्रारेड जो सिग्नल होते हैं उसको कम करता है, जिससे रडार पर उसका पता लगाने में मुश्किल होता है। जो रडार से हम किसी वाहन को चेक करते हैं समुद्र में कि कौन सा वाहन कहाँ पर है, मान लीजिए एक यहाँ हमारा विमान है और इधर से कोई एक विमान आ रहा है, तो यह रडार के माध्यम से ही पता चलेगा कि दूर होता है। तो कैसे पता करेंगे हम? रडार के माध्यम से। तो इसको क्या करता है? कम कर दे, जिसके माध्यम से क्या होता है जो विदेशी रडार है, जो युद्धपोत है, उसके रडार उसको हम लोग को पकड़ नहीं पाते, तो हम क्या होते हैं? सुरक्षित हो पाते हैं। इसलिए गाइडेड मिसाइल स्टील्थ जब हम बात करते हैं फ्रिगेट का मतलब सीधा सा यही समझिएगा, जो इंफ्रारेड है और रडार के सिग्नल को कम करने वाली टेक्निक उसमें होगी। अब ध्यान रखिएगा यह आत्मनिर्भर भारत पर निर्मित दृष्टिकोण को अपनाता है। जो पूर्वी नौसेना कमांड विशाखापट्टनम में यह सह्याद्री आईएनएस सह्याद्री वो वहां पर क्या है? कार्यरत है। तो यहाँ पर सह्याद्री के संबंध में कुछ चीजें ध्यान रखिएगा। अब जैसे ही हम बात बोले शिवालिक श्रेणी का, तो आपको यहाँ से कॉन्सेप्ट पूछेगा। क्या पूछेगा? किस श्रेणी के तहत आपको विकसित किया जाए? तो प्रोजेक्ट 17A याद रखिएगा। ध्यान रखिए 17A क्या है? प्रोजेक्ट 17A उन्नत गाइडेड आपको मिसाइल फ्रिगेट आपको बनाने की परियोजना है, जिसमें आपको ध्यान रखिएगा 7 स्वदेशी स्टील फ्रिगेट बनाना है इसी प्रकार का सह्याद्री श्रेणी का। अब ध्यान रखिए जिसके 75% अधिक जो उसमें सामान लगे होंगे ना, स्वदेशी सामग्री लगे होंगे। यह भी फैक्ट याद रखना। इनका निर्माण मझगांव डाक शिपयार्ड में और गार्डन रिच शिपयार्ड में आपको कराए जाएंगे। ये दो चीज़ें या दो ही जगह आपको इसका स्थापना किया जाएगा। अब इसके अतिरिक्त ध्यान रखिएगा ये जो आपको प्रोजेक्ट है वो कब लॉन्च किया गया था? 2019 में लॉन्च किया गया यह प्रोजेक्ट 17A प्रोजेक्ट। ध्यान रखिएगा उन्नत गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट के लिए। अब इसका उद्देश्य 7 है, 75% गार्डन रिच और प्रोजेक्ट 17A के तहत ध्यान रखिएगा 7 स्टील्थ में आईएनएस नीलगिरी, आईएनएस हिमगिरी, आईएनएस उदयगिरी, आईएनएस दूनागिरी, आईएनएस तारागिरी, आईएनएस विद्यागिरी और आईएनएस महेंद्रगिरी, ये 7 हैं इस श्रेणी के आपको युद्धपोत जो बनाए जा रहे हैं। अब यह फैक्ट याद रखना, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इस तरीके से चीज़ों को कवर करने की जरूरत होगी। क्लियर है? अब है ध्यान रखिए इससे प्रश्न पूछे जाएंगे। किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे? तो या तो 7A प्रोजेक्ट से पूछे जाएंगे, या सह्याद्री से प्रश्न पूछे जाएंगे, या तो फिर आपको जो अभी अभ्यास कराया जा रहा है उससे प्रश्न होंगे। 3 फैक्ट से प्रश्न पूछेंगे। देखिए आप जब तक यह नहीं तय कर पाइएगा किसी टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न बनाए जा सकते हैं, तो आप कैसे तैयारी कीजिएगा। इसलिए ध्यान रखिए सारी चीज़ों को अच्छे से कवर करना है। सह्याद्री किस श्रेणी की भारतीय युद्धपोत है? तो विध्वंसक है, फ्रिगेट है, कॉम्बोट है, पनडुब्बी है। बहुत आसान है, तो आप इसका उत्तर दीजिएगा बहुत अच्छे तरीके से कॉमेंट सेक्शन में। ठीक है? अब है कि प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित 7 स्टील फ्रिगेट में से कौन कौन से शामिल है? दिए गए ऑप्शन से बताना है। अभी मैंने जस्ट नाम लिया है, गिरी का नाम लिया है, तो आप जरूर इसका कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्लियर? चलिए, इसके अतिरिक्त हम लोग 71 बीपीएससी के लिए मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम कर रहे हैं। आप उसको जरूर इसका लाभ लीजिए। बहुत बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है, लोग स्टूडेंट को इससे लाभ हो रहा है, तो आप लोग जरूर इसमें शामिल हो सकते हैं। जो अभी 71वीं बीपीएससी मेंस के लिए जल्द ही आप लोगों के इंटरव्यू प्रोग्राम भी 30 आपको अक्टूबर से लॉन्च कर दिया जाएगा। तो जो बच्चे 17वीं का इंटरव्यू देना चाहते हैं वो भी जुड़ सकते हैं उससे। क्लियर है? और इसके अतिरिक्त हम लोग निपुण सीरीज ला रहे हैं। आज सिलेबस आप लोग को प्रोस्पेक्टस आप लोग को दे दिया जाएगा, और वो उम्मीद है 19 तारीख से उसका प्रोग्राम हम लोग स्टार्ट करेंगे, 19 अक्टूबर से। उसके बाद दीपावली छठ की कुछ बीच में छुट्टियां होंगी, उसके बाद रेगुलर शुरू हो जाएगा सारी चीज़ें। तो हम लोग लगातार प्रयास है आपको बेहतर चीज़ें देने के लिए, और सबसे बेस्ट देने के जब हम देने का प्रयास करते हैं तो कुछ अलग ही रहेगा जो आप लोगों को इम्प्रूव कराएगा कि रियल टाइम एग्जाम हॉल में आप बेहतर उत्तर कैसे लिख पाए। क्लियर है? तो चलिए इस शेड्यूल के साथ आप लोग देख सकते हैं। कोई अगर इशू होगा तो दिए गए नंबर से आप कॉन्टैक्ट कीजिएगा, बात कर लीजिएगा, या मैसेज भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज।
चलिए नेक्स्ट टॉपिक आपको यह है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का 32वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा इसका स्थापना कब हुआ था, 12 अक्टूबर 1993 को। अब यह ध्यान रखिएगा कब हुआ था, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम जो है 1993 के तहत किया गया, संशोधन फिर 2019 में आता है, ये सब याद रखिएगा। अब याद रखिए 12 अक्टूबर को ही इसकी स्थापित किया गया था, पर आपको स्थापना दिवस कब मनाया जा रहा है, इसका 16 अक्टूबर को मनाया जाएगा, जिसमें आपको हमारे पूर्व राष्ट्रपति कोविंद जी हैं वो इनके मुख्य अतिथि होंगे। उसके साथ साथ अध्यक्ष ध्यान रखिएगा जो हमारा नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के जो वर्तमान अध्यक्ष वो भी होंगे, न्यायमूर्ति वी राम सुब्रमण्यम। इनकी नियुक्ति कब हुई थी, 10 अक्टूबर 2024 को हुई है, सॉरी 10 अक्टूबर 2025 को हुई है। तो ये फैक्ट याद रखना, जो पदभार संभाला है। तो अभी हाल ही में इनकी नियुक्ति हुई है। महासचिव जो भरत लाल है, जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के महासचिव कौन अभी वर्तमान में, तो भरत लाल। इन सब का नाम याद रखिएगा, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर हम इसकी बात करें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का, तो पेरिस समझौता एक हुआ था, उसके माध्यम से इसको स्थापित किया गया था 1991 में, अक्टूबर 1991 में पेरिस समझौता हुआ, जिसके माध्यम से इस संस्था को क्या किया गया, आपको स्थापित किया गया। एक सेकेंड ये काट दीजिएगा, ये थोड़ा सा कल का ही रह गया है, कुछ एरर हो जाता है टाइपिंग, थोड़ा सा हमारे कलीग लोगों से तो सपोर्ट करने की जरूरत है, ठीक है ना। अब इस चीज़ को समझिएगा, पहली अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला स्थापित की गई आपको संयुक्त राष्ट्र महासभा में 20 दिसंबर 1993 को। अब ये चीज़ एक चीज़ याद रखिए, जो यूएन ने स्थापना किया था 1948 में ही मानवाधिकार को लेकर सार्वभौमिक घोषणा कर रखा था, पर कैसे काम करेगा मानवाधिकार के लिए, तो ये प्रक्रिया आपको अपनाई गई थी पेरिस सिद्धांतों के तहत। तो ये थोड़ा सा याद रखना, उसी से प्रभावित होकर भारत में भी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई, जो देश में मानव के अधिकारों को लेकर काम करता है, उसको बहुत सी शक्तियां दी गई है। क्लियर है, इस तरीके के पीटी फैक्ट याद रखना। चलिए फैक्ट आपको जो प्रश्न है उसको देख लेना है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस अधिनियम के तहत स्थापित किया गया। बहुत इजी प्रश्न है, पर यही प्रश्न जब एग्जाम में कुछ महीनों के बाद पूछा जाता है तो कहीं ना कहीं फंस जाते हैं, जब तक याद ना हो। तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार उत्तर दीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है, न्यायमूर्ति वी राम सुब्रमण्यम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का पदभार कब संभाला। अभी हाल ही में इनकी नियुक्ति हुई, तो आप इसे भी ध्यान में रखेंगे, यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है और अंतिम टॉपिक है, यह इसलिए इंपॉर्टेंट है ना, हम एआई को लेकर लगातार बात कर रहे हैं, एआई को लेकर बहुत बात कर रहे हैं कि हमारे देश में एआई प्रौद्योगिकी बढ़ी है, लोग एआई के विभिन्न जो स्वरूप है उसका प्रयोग करें, आईओटी, ब्लॉकचेन, इस प्रकार के कॉन्सेप्ट को। पर ध्यान रखिए, जब हम बात करते हैं हब की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं पीछे रहते हैं। जैसे अमेरिका का एक हब बना हुआ है जो पूरे विश्व को कंट्रोल करता है, सिंगापुर में अपने हब बना के रखे, वो पूरे विश्व को कंट्रोल कर रहा है। ऐसे ही जापान, सभी देश एआई को लेकर अपना क्या करते हैं, हब बना कर। हब कहने का मतलब एक ही जगह सारी चीज़ों का क्या होना चाहिए, वहाँ से सारी चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता है, नियमन किया जा सकता है, साथ ही साथ उसके लिए प्रौद्योगिकी डेवलप की जा सकती है। या इस प्रकार से बोल सकते हैं कि एक ऐसा क्षेत्र होगा जहाँ पर संपूर्ण एआई को लेकर प्रतिबद्धता होगी। अब इसके लिए 15 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश कर रहा है गूगल, बहुत बड़ी राशि है, जिससे क्या होगा, रोजगार वृद्धि होगी। सबसे पहले क्या होगा, रोजगार वृद्धि होगी। फिर दूसरा क्या होगा, निवेश बढ़ेगा। जैसे ही आपको गूगल ने किया निवेश देश में, इस प्रकार के प्रौद्योगिकी को लेकर अडानी ग्रुप के साथ, हो सकता है दूसरी कंपनियां भी निवेश करना शुरू कर देगी, क्योंकि विश्वास बढ़ेगा ना। फिर तीसरा क्या होगा, कौशल विकास को बढ़ावा मिलेगा, कौशल विकास को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि ऐसे क्षेत्र का जैसे ही इन्वेस्टमेंट आता है तो जो टारगेटेड कौशल है, रोजगार है, उसको प्राप्त करने के लिए कौशल विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध होगी। तो इसके लिए ध्यान रखिए, कौशल विकास के क्षेत्र में लगातार मांगे बढ़ेंगी, तो आपको ये भी ध्यान रखना, लोगों की आय बढ़ेगी, आय बढ़ेगी। अभी कैसे बढ़ेगी, क्योंकि यह जब भी इस प्रकार के हबों का निर्माण होता है उसके आसपास के क्षेत्रों में आय की वृद्धि क्यों होगी, क्योंकि वहाँ पर डेवलपमेंट विकसित होगा, वहाँ पर और भी संबंधित क्षेत्र विकसित होंगे, तो जिससे लोगों के हाथों में डायरेक्ट पैसा आएगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब ध्यान रखिए, आंध्र प्रदेश से विशाखापट्टनम इसे स्थापित किया जाएगा, इसलिए देखते होंगे विशाखा, जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वो भी यहाँ पर शामिल है, फिर हमारे जो वित्त मंत्री वो सब लोग थे जो यहाँ पर ये आपको MOU साइन हो रहा था। देश का सबसे बड़ा क्या होगा, सबसे बड़ा डेटा सेंटर विकसित किया जाएगा अदानी समूह के द्वारा। तो इस डेटा सेंटर का मतलब, भारतीय डेटा सेंटर का मतलब है जो हमारा अभी डेटा विदेशों में जा रहा है उसके स्टोर में शामिल, जैसे फेसबुक का डेटा फेसबुक स्टोर में जा रहा है, गूगल का डाटा गूगल स्टोर में जा रहा है। तो यह ध्यान रखना है,
वो बहुत ज़रूरी है। डेटा प्राइवेसी को लेकर अगर कोई नीति बनानी है तो सरकार को ऐसे डेटा हब क्रिएट करवाने होंगे अपने देश में, ताकि हमारे लोगों का डेटा हमारे देश में ही रहे और उसका उपयोग हमारे जो प्रकृति देश की उसके अनुसार की जा सके। ऐसा नहीं कि फिर वो दुरुपयोग करना शुरू कर दे। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा। अब ध्यान रखिएगा 1 गीगाबाइट क्षमता वाले डेटा सेंटर परिसर स्थापित किया जाएगा। इसमें नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग कर पर्यावरण अनुकूल अवसंरचना के लिए कार्य किया जाएगा। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा उच्च गति वाले कनेक्टिविटी सुनिश्चित की जा सकेगी, ताकि आप जो है ना फाइबर ऑप्टिकल्स जो नेटवर्क है उसको स्थापित करने, उसको लाभ मिल सके। डीप लर्निंग न्यूरल नेटवर्क जो प्रशिक्षण उसको बढ़ावा देने के लिए जीपीयू आधारित कंप्यूटर शक्ति वृद्धि की जाएगी, ताकि देश में सुपर कंप्यूटर के भी कॉन्सेप्ट को डेवलप किया जा सके। भारत में प्रमुख क्षेत्र जैसे स्वास्थ्य सेवा, कृषि, लॉजिस्टिक और वित्त जैसे क्षेत्रों संसाधनों का वृद्धि किया, उसके लिए काम किया जा सके, उसके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट के प्रोग्राम को डेवलप किया जा सके। इस तरीके से इकोसिस्टम, डिजिटल इकोसिस्टम का निर्माण किया जा सके, इस हब का मुख्य उद्देश्य रहेगा। तो कुल मिलाकर हमारी जो अवसंरचना है किसके लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम के लिए, उसको विकसित करने का प्रयास किया जाएगा। और मांग आधारित जब कॉन्सेप्ट डेवलप होता है ना, जब भी, क्योंकि हम अभी इस दौर में चल रहे हैं जहां पर हम डिजिटल इकोसिस्टम की लगातार बात करें, यूपीआई की बात करें, डिजिटल इंडिया की बात करें, तो विश्व में इसकी मांग बढ़ी है। तो अभी मांग इसकी है कि हम इसके अवसंरचना को वृद्धि करने के लिए और भी नए इनोवेटिव आइडिया को डेवलप करें, जिसके लिए यह गूगल या बहुत ही क्या कहते हैं उसको, सीढ़ी बन सकता है इसके प्रगति के लिए। तो इस तरीके से आपको चीज़ों को याद रखना है। चलिए, आपको यह याद रखना है इसके साथ भी कि इस पर आप लोग को सीरीज चलाया जा रहा है। किसका सीरीज चलाया जा रहा है कि आपका जो प्रॉब्लम है उसके लिए, जो बीपीएससी एस्पिरेंट हो, यूपीएससी एस्पिरेंट हो, सिविल सर्विस अदर स्टेट पीसीएस के भी एस्पिरेंट हो, उनके लिए डिकोड सीरीज चलाया जो कॉमन आप यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हम लोग बात करें बेस आंसर राइटिंग कैसे लिखना है, किस प्रकार के प्रश्न का नेचर होता है, जो आपको 12 अक्टूबर को वीडियो दिया जा चुका है। आप जाकर प्ले लिस्ट में जाइएगा, या आपको प्ले लिस्ट में बना हुआ है स्टूडेंट्स प्रॉब्लम के नाम से, तो आप उसमें जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम लोग बनाएंगे जो निर्देश दिए जाते हैं प्रश्न में ना, प्रश्न में निर्देश दिए जाते हैं, जैसे परीक्षण कीजिए, चर्चा कीजिए, विवेचना कीजिए, आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो उसको कैसे लिखना है उसकी तकनीक को मैं बताऊंगा, और ये बिना वीडियो किए आप बेहतर उत्तर नहीं लिख पाएंगे। तो लगातार हमारा प्रयास आपको बेहतर चीज़ें उपलब्ध कराएं, जो अभी तक मार्केट में आपको यूट्यूब में इस प्रकार की चीज़ें नहीं दी जाती है। आपको क्लास तो एडमिशन ले लिया जाता है, पर लिखना कैसे, उसमें किन किन बातों को ध्यान में रखना, ये सब कुछ नहीं बताया जाता है। तो यही हमारा प्रयास है, जो चीज़ें हमने सीखी उसको आपको बेहतर रूप से आपके सामने लाने का, ताकि आप बेहतर तरीके से चीज़ों को कर पाए, आंसर बेहतर तरीके से लिख पाए और आप मैक्सिमम नंबर को प्राप्त कर पाए। तो चलिए, फिर कल हम लोग मिलेंगे। हमें समय देने के लिए धन्यवाद, और लगातार आप प्रयास करते रहिए, आंसर राइटिंग को करते रहिए, रेगुलर क्लास को करते रहिए, रीजन कि आपको वही चीज़ मिले केवल इसमें जो एग्ज़ाम ओरिएंट होगा। चलिए, धन्यवाद, जय हिंद।